मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल मैंने आपको मृदा की उर्वरकता के बारे में बताया था और मैंने उसमें आपके मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा था, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। जिसमें से मैंने प्राकृतिक कारकों के बारे में आपसे कल बात करनी थी। और इस पाठ को शुरू करने से पहले मैंने आपसे यह भी कहा था कि इस पाठ में एक सवाल 1 नंबर का आएगा और एक सवाल 2 नंबर का आएगा। यानी ये पाठ जरूर लंबा है किंतु इसका अंक भार 3 अंक का है और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल छोटे प्रकार का है, यानी उसका शब्द सीमा 30 अंकों तक, 30 शब्दों तक की है और दूसरा जो आएगा वो 2 नंबर का आएगा। तो इसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं ये भी साथ साथ आप समझते जाइए, क्योंकि यदि मैं आपको बताता जाऊंगा और यदि मैं बताने के दौरान मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार के सवाल कहाँ कैसे कैसे बनते हैं तो मेरा पढ़ाना अधूरा रह जाएगा। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था प्राकृतिक कारक, इसमें मैंने कुछ बिंदु बताए थे। मृदा की आयु, मैंने मृदा की प्रोफाइल बताई थी, मैंने उसके अंदर ह्यूमस के बारे में कहा था। तो आपसे सवाल यह भी बन सकता है कि मृदा की आयु मृदा की उर्वरकता को कैसे प्रभावित करती है। सवाल बन गया, देखो 1 नंबर का। इसका आपको 30 शब्द में जवाब देना है और ये मैंने कल आपको बता दिया है कि मृदा की आयु मैंने कहा था जो मृदा बहुत ज्यादा पुरानी होगी, जिसके अंदर बहुत बार खेती की गई है, उसके अंदर पोषक तत्व उन्होंने काम में ले लिए। बहुत सारी खेती हो जाने से, बहुत बार उसमें खेती हो जाने से पोषक तत्वों की कमी हो गई है उसमें। तो जो मृदा की आयु अधिक है तो वो मृदा उर्वरक या फर्टाइल कम होगी। यू हैव टू राइट दिस। ये आपका 1 नंबर का सवाल बन गया। इसी तरह से 1 नंबर का सवाल ये भी बन सकता है कि मृदा की प्रोफाइल मृदा की उर्वरकता को कैसे प्रभावित करती है। ये जितने बिंदु मैंने बोले हैं उस हर बिंदु में एक सवाल बनता है 1 नंबर का। तो आप इन चीजों को देख लीजिए। आज मैं आपको कृत्रिम कारक बता रहा हूं। ये प्राकृतिक कारक मैंने बताया, इसमें सवाल बनते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपसे जो शस्य विज्ञान का महत्व बताया था उसमें भी आपका 1 नंबर का सवाल बन सकता है कि ऐसे किसी 2 उद्योगों के नाम लिखिए जिसका शस्य विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में महत्व है। तो मैंने आपको बताया कौन सा शर्करा उत्पादन, कौन सा खाद और उद्योग प्रसंस्करण, ये सारे बताए थे मैंने। इस तरह से छोटे छोटे सवाल 1 नंबर के बनते हैं। तो हर जगह आपका सवाल बन रहा है, तैयार है। ऐसा नहीं है कि इसमें सर कैसे सवाल बनेंगे। सर क्या आप स्वयं पढ़ें, आप देखें और उस अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करें। आपका फुटनोट बच जाना चाहिए। हर चैप्टर पूरा होने के बाद में आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। आपने पूरा पाठ पढ़ लिया, पूरा हमसे सुन लिया, नोट्स आपने ले लिए, उसके बाद में आप इस चीज को देखिए कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। गत वर्ष के पेपर्स को देखिए, हम लोगों से सुनिए, आपके टेस्ट वगैरह होंगे उससे भी आपको ये जानकारी उपलब्ध होगी। तो आपका काम बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। अब जैसे मैं आज कृत्रिम कारक बोलूंगा, उसके अंदर भी बिंदु बोलूंगा, तो हर बिंदु पे सवाल बनता है। जैसे कृत्रिम कारक है, कृत्रिम कारक में जैसे जलाक्रांति पड़ता, जलाक्रांति। अब आप जानते हो कि जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी मृदाएं होती है जो जल के अभाव को सहन करती है, तो वो मृदाएं कहलाती है भौतिक रूप से शुष्क। जल है ही नहीं, when water is not available, that kind of soil is called as physically dry। लेकिन मैं यहां दूसरी बात करने के लिए
आपके सामने खड़ा हुआ हो, यहां जल में मृदा डूबी हुई है, शुष्क नहीं है, यहां भरपूर जल है, लेकिन यह भी मृदा कार्य की रूप से शुष्क है। आप समझिए दोनों में अंतर। The one which is not having so much water, that is physically dry, or here we are having very much amount of water, this is physiologically dry. अब आपको समझना ये है कि ये पानी के होते हुए भी ये मृदा शुष्क कैसे है, और ये मृदा पानी नहीं है तो शुष्क है ही, ठीक है सर, आपको बात समझ में आ रही है कि पानी नहीं है तो मृदा शुष्क है, और यदि पानी है तो मृदा शुष्क कैसे है। ये पानी में डूबी मृदा, जो मृदा के अंदर मृदा के छिद्र होते हैं, वायु छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, जो आपने मृदा की संरचना में लास्ट ईयर 11वीं की क्लास में आपने पढ़े हैं। तो उस मृदा छिद्रों में हवा भरी रहती है, जैसे ही उसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा तो वाटर लूजिंग हो जाएगा बेटा, और पानी जो है वो मृदा छिद्रों में समाविष्ट हो जाएगा, उसमें से मृदा निकल जाएगी, तो वातन प्रभावित हो गया, मृदा का एरिएशन उसका प्रभावित हो गया, और वातन प्रभावित हुआ तो मूलद्रव्यों की वृद्धि नहीं होगी, और मूलद्रव्यों की वृद्धि नहीं होगी तो पौधा पनपेगा नहीं। तो इस तरह से जलाक्रांत मृदा, जो मैंने आपको एक कृत्रिम कारक बताया, आपने बहुत ज्यादा पानी सींच दिया, हम लोगों को जानकारी होती नहीं है, हमारे को सिंचाई करने के लिए कहा जाता है। आप लोगों को यदि जो हम लोग किसान खेती करते हैं वो साइंटिफिक खेती नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था और आज भी कह रहा हूं, और ये मैं सच कह रहा हूं, किसान को साइंटिफिक खेती कैसे की जाती है उसको मालूम नहीं है। जैसे सिंचाई करनी होती है, वो आपने अधिक सिंचाई करनी, मृदा को आपने जलाक्रांत बना दिया, और मृदा जलाक्रांत हो गई, उसका वातन प्रभावित हो गया, और वातन प्रभावित हो गया, मूलद्रव्यों की वृद्धि रुक गई, आपका काम बिगड़ गया। आप गए थे ठीक करने के लिए और बिगाड़ के आ गए। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि हमें मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कारक हैं जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। कारकों को देखिए और वो किस तरह से होते हैं उसको भी देख लीजिए। तो आपके ये भी एक सवाल बन गया कि कार्य की रूप से शुष्क मृदा, मृदा में जल की मात्रा है, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर यू विल टेल मी कि वाटर लॉजिंग किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, बता सकते हैं आप? एक तो एक थाली में बहुत सारे लड्डू रखे गए हैं और आपके हाथ खुले हैं, आपका मुंह खुला है, आप खाओगे आराम से, लेकिन एक आपके पास है ही तो आप खाओगे नहीं, तो फिजियोलॉजिकली ड्राई, आपके पास लड्डू भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और एक आपके पास लड्डू है, हाथ भी बांध दिया आपके और मुंह भी बांध दिया, तो आप खा नहीं पाओगे। ये हो गया आपका वाटर लॉजिंग वाला, यानी उसके अंदर से वातन खत्म हो गया है। वातन खत्म हो गया है तो क्या हुआ, वातन खत्म हो गया है तो मूलद्रव्यों की वृद्धि रुक गई। इस तरह से होते हुए भी न होने के बराबर है। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है मृदा का पीएच। ये मैंने लिख दिया आपका जलाक्रांति। दूसरा मृदा का पीएच, ये मैंने कल बात करी थी। कुछ मृदाएं जो होती है अम्लीय होती है, कुछ मृदाएं जो होती है उदासीन होती है। अब आपने ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया या ऐसे उर्वरकों का प्रयोग किया जिससे मृदा ज्यादा अम्लीय हो गई, तो आप सामान्य फसल उसमें बो रहे हो तो नहीं होगी। यदि मृदा अम्लीय है तो उसमें अम्लीय फसलें ही होगी। और यदि आपने कैल्शियम का प्रयोग ज्यादा कर दिया या मैग्नीशियम का प्रयोग ज्यादा कर दिया, उर्वरक तो आपको देना ही है ना, आपको बराबर जानकारी नहीं है तो वो मृदा क्षारीय हो गई, तो उसमें सामान्य फसल नहीं होगी। सार सह मृदा, सार सह फसलें ही उगेगी, इसमें अम्ल सह फसलें ही उगेगी। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यदि आप
मृदा की पीएच देख लीजिए, यदि मृदा की पीएच अम्लीय है तो उसमें अम्ल फसलें नहीं उगाइए। यदि मृदा के अंदर क्षारीयता ज्यादा दिख रही है तो क्षार फसलें उगाइए, और या फिर मृदा की अम्लीयता को दूर करने के उपाय कीजिए, मृदा की क्षारीयता को दूर करने के उपाय कीजिए, उसके बाद में आप फसल उगाइए। इस तरह से ये फैक्टर भी है जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। सूक्ष्म जीव, इसके बारे में अपन कल वैसे बात कर चुके थे, लेकिन हम और बात कर रहे हैं। केंचुए आप मिट्टी में डाल दीजिए कृत्रिम रूप से, या कुछ और सूक्ष्म जीव या नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु बैक्टीरिया, ये यदि मिट्टी में और कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, तो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। केंचुए जो है मिट्टी को पलटेंगे, मिट्टी की तो उसको पोला बनाएंगे और मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। नंबर 4 भौतिक दशा, ये भी हमने कल पढ़ा था, प्राकृतिक कारकों में पढ़ा था, इसको मैं आपको कृत्रिम कारकों बताता हूं। यदि टेम्परेचर ज्यादा है, क्या है, ताप, प्रकाश, जल, इसको मैं वर्षण कर देता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जल से संबंधित सारे होते हैं। वायु, इसमें क्या आएगा, वायु वेग आएगा, वायु की दिशा आएगी, वायु की वेग में गति आ गई, मैं गति फिर लिख देता हूं, ठीक है। ये भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो निश्चित ताप पर वृद्धि करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको निश्चित प्रकाश चाहिए, निश्चित जल चाहिए, निश्चित वायु वेग और चाहिए, है ना। तो इस तरह से कृत्रिम रूप से हम ताप को नियंत्रित करके, प्रकाश को नियंत्रित करके, वर्षण को तथा वायु को नियंत्रित करके भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 5वां पॉइंट लेते हैं। मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूं कि इसमें आपके एक एक नंबर के सवालों को आप देखते जाइए। जैसे आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कौन से जीवाणु हैं, या आपको पूछा जाएगा कौन सा, ऐसे कौन से शैवाल हैं जिसमें ऑस्ट्रोक एलामिना है, ये नाम भी एक नंबर के सवाल है, कैसे भी आ सकते नाम है आपके। सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, है ना। इसके बाद में आप और भी देखिए कि मृदा में यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ठीक नहीं है और कृत्रिम रूप से आप कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उसमें सप्लाई करते हैं तो भी मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। तो ये बिंदु था जो कल रह गया था, वो मैंने आज आपको बताया। और आज मैं एक चीज और बताना जाने वाला हूं आपसे, वो है उत्पादकता। इससे मिलता जुलता ही एक शब्द है, मृदा की उत्पादकता। मृदा की उत्पादकता और मृदा की उर्वरता में अंतर भी आपके मैं बताऊंगा। अभी आपने केवल मृदा की उर्वरता के बारे में सुना है, अब मृदा की उत्पादकता के बारे में सुन लीजिए। मृदा की उत्पादकता का क्या मतलब होता है? मृदा से हमारे को प्रति हेक्टर कितना उत्पादन प्राप्त होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूस कितना दे रही है हमारे को मृदा, और यह प्रोड्यूस मृदा उर्वरक है solely that is not depend on the fertility of soil। यह इस पे निर्भर नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इसके लिए उत्तरदायी है। आप जानते हो कि हम लोग जो भी अनाज उत्पन्न करते हैं या जो भी हम खाद्य पदार्थ या किसी भी प्रकार का नकदी फसलें वगैरह जो आप उसकी कृषि क्रियाएं करते हैं, वो मृदा की उर्वरता के साथ साथ अन्य फैक्टर्स में भी उत्तरदायी तो उनका वहन करना पड़ता है आपको। कैसे? मृदा की उर्वरता और उत्पादकता दोनों में आपको पहले अंतर समझ में आ जाना चाहिए। जो मृदा उर्वरक है, सभी प्रकार के
उसके अंदर पोषक तत्व हैं, सुपोषी मृदा है, सारे के सारे भौतिक दशाएं उसकी ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सूक्ष्म जीव भी हैं, कार्बन पदार्थ की मात्रा भी ज़्यादा है, लेकिन उसके उपरांत भी यह जरूरी नहीं है कि वो मृदा उत्पादक हो। क्यों? मैंने कहा प्रति हेक्टर उसका उत्पादन कितना हुआ, उसकी उपज से हमारे को क्या गेन हुआ, क्या यील्ड हुई, वो कहलाती है मृदा की उत्पादकता। मान लीजिए आपने किसी फसल को उगाया और फसल को उगाया, मान लो जीरा ही ले लेते हैं अपन, कुछ भी ले लें, जीरा ले लें, इसबगोल ले लें, ये खूब हुआ आपके पास, लेकिन इसको सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपको कहां जाना पड़ता है, उसकी दूरी कितनी है, आपके पास यातायात के साधन कितने हैं, यातायात के साधन और बिक्री केंद्रों की दूरी, ये उत्पादकता को प्रभावित करेगी। जीरा आपका अच्छा हुआ है, इसबगोल आपका अच्छा हुआ है, लेकिन आपको इस जीरे को उस मंडी में पहुंचाने के लिए प्रति बोरी या प्रति क्विंटल जो कुछ भी आपको चार्ज देना है वो तो देना ही है। उसके बाद में बिक्री केंद्रों की दूरी के आधार पे आपका किराया वगैरह, परिवहन वगैरह, जिसको हम परिवहन व्यय जो बोलते हैं, ये परिवहन व्यय इसमें शामिल होता है, ढुलाई शामिल होती है। तो ये आपको जितना आपने तय किया है कि मुझे इतना आएगा पैसा, उस पैसे में से ये लेस होगा, वो आपको कब मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि मृदा की उर्वरकता अच्छी है, मृदा उर्वरक है, लेकिन उसके साथ साथ परिवहन व्यय, बिक्री केंद्रों की दूरी, यातायात के साधन, मजदूरों आदि का व्यय, ये सब यदि हम शामिल करें, और शामिल होगा, करें क्या, ये सब शामिल होता है, तो जो मृदा की उत्पादकता है, वो जो हमारे पास उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन पे कितना लागत खर्च हुआ, लागत में यह उत्पादकता को प्रभावित करेगा। ठीक है, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। देखिए, मेरे ध्यान से आपको मृदा की उत्पादकता समझ में आ गई ढंग से, तो मृदा की उत्पादकता समझ में आ गई, तो उससे लिए पहला जरूरी मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा की, एक मिनट पेन काम नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, एक ही पेन यहाँ पर अवेलेबल है। मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज तो वो है ही मृदा की उर्वरता। मृदा का उर्वरक होना जरूरी है, मृदा ही फर्टाइल नहीं है, मृदा भी उपजाऊ नहीं है, तो उत्पादकता कम आएगी। इसलिए जरूरी है कि मृदा उर्वरक हो। मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करने का पहला कारक जो है, दैट इज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। दूसरा कारक मृदा की स्थिति, मृदा की स्थिति मृदा की उर्वरता से संबंधित है, तो ये मृदा की उत्पादकता से संबंधित हो जाएगी। कल आपने इस चीज को सुना था, समझा था। मृदा की स्थिति जो है मृदा की उर्वरता को इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली और उत्पादकता इनडायरेक्टली। प्रत्यक्ष रूप से मृदा की स्थिति मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है, और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा की स्थिति मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करती है। और तीसरी बात, उत्पाद की मांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कि जो आपने फसल ग्रो करी है उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो भाव गिर जाएंगे, और भाव गिर जाएंगे तो आपको उत्पादकता प्रति हेक्टर कम आएगी।
इसलिए उत्पाद की मांग, इसका उर्वरकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका उत्पादक से बहुत कुछ लेना देना है। बाजार में मांग ही नहीं है किसी चीज की, तो भले आपके पास 100 बोरी जीरा हुआ हो, 200 बोरी जीरा हुआ हो, लेकिन उसका भाव ही नहीं है। तो उत्पाद की मांग ही नहीं है मार्केट में, तो उसका पुअर रहेगा प्राइस, और पुअर प्राइस मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी ये यहां से प्रभावित। ठीक है, ध्यान देते जाइए आप। चीजें सिंपल है, सरल है, लेकिन समझनी बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले कह चुका, वापस लिख रहा हूं, यातायात के साधन। आपके पास अपना साधन है तो आपका परिवहन व्यय कम लगेगा, लेकिन आपके पास अपना साधन नहीं है, आपको माल को मंडी में पहुंचाने के लिए, बिक्री केंद्र पर पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का को हायर करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पैसा उसकी मर्जी के अनुसार, या जो रनिंग रेट है, अभी आपकी मजबूरी है बेचने की, तो उसकी जो रनिंग रेट से वो ज्यादा भी मांगे आपसे, तो आपको वहन करना पड़ेगा। तो यातायात का साधन भी उत्पादकता को प्रभावित करता है। और अन्य कारक ये हुआ कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आपने इस उत्पाद को बेचा नहीं है, तब तक ये उत्पाद आपके पास संग्रहण में पड़ा है, और संग्रहण के दौरान किसी प्रकार का हानि होती है। कैसी हानि होती है कि जैसे आपने उसको अच्छी तरह से तरपाल वगैरह से ढक के नहीं रखा, बारिश आ गई तो भीग गया, दाना काला पड़ गया, भाग गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, डिटेरियरेशन हो गया, क्षरण हो गया, उसकी क्वालिटी का क्षरण हो गया। तो अन्य कारकों में आपको क्वालिटी के क्षरण से उत्पाद को बचाना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप में क्षमता है, आप भाव नहीं है, भाव आने का इंतजार करोगे तो आपको उत्पादकता आपकी बढ़ जाएगी। आप में क्षमता नहीं है, आपको बेचना है, अब जो रनिंग रेट है वो आपको मिलेगी, तो आपको एक तो उत्पाद को रोके रखना है, अच्छे भावों के आने तक रोके रखना। ठीक है, तीसरा कार्ड एक और भी है, माइनर है, सब चीजें माइनर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइनर बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जो उत्पाद बनाया है वो अच्छी तरह से साफ किया हुआ नहीं है, तो भी आपकी उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। अच्छी तरह से साफ किया हुआ नहीं, ओके, ये हो गया आपका उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं आपको उत्पादकता और उर्वरकता में अंतर बता देता हूं, ताकि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। एक तरफ हम लिख देते हैं उर्वरकता और दूसरी तरफ लिख देते हैं अंतर, उत्पादकता, सॉरी। इसमें क्या अंतर है आपको अभी तक समझ में तो आ गया है। मैं ये मान रहा हूं कि आपने इस चीज को ले लिया है दिमाग में, उर्वरकता क्या है, उत्पादकता क्या है। अब इसमें आप अंतर देख लीजिए, समझ लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। इस पर भी एक सवाल बन जाता है कि उत्पादकता और उर्वरकता में दो अंतर बताइए। एक नंबर का सवाल हो गया, आधा आधा नंबर के हिसाब से एक नंबर का सवाल बन गया। पहला अंतर, मृदा की उर्वरकता पोषक तत्वों पर निर्भर रहती है, ये नहीं है। मृदा की उर्वरकता पोषक तत्वों पर निर्भर नहीं, मृदा की उर्वरकता पोषक तत्वों पर निर्भर रहती है और उत्पादकता का पोषक तत्वों से संबंध नहीं है, है ना।
मृदा की उत्पादकता, वैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अप्रत्यक्ष रूप से है। मृदा की उत्पादकता मृदा की उर्वरकता से संबंधित है। यदि मृदा उर्वरक है तो उत्पादकता अच्छी हो सकती है, अन्य फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। ठीक है ना? तो मृदा की उत्पादकता क्या है? मृदा की उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन से प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना आ रहा है, आपको यील्ड कितनी मिल रही है, आपको उपज कितना हो रहा है, इस पर निर्भर है मृदा की उत्पादकता। मृदा की उर्वरकता को आप प्रयोगशाला में जांच सकते हो। प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है इसकी, कैसे? पोषक तत्व हैं या नहीं है, पीएच क्या है क्या नहीं है, क्षारीय मृदा है, अम्लीय मृदा है, ये सब आप पता लगा सकते हो। लेकिन उत्पादकता का प्रयोगशाला में जांच संभव नहीं। उत्पादकता प्रयोगशाला से उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच संभव नहीं। थर्ड थिंग, तीसरी चीज, मृदा की भौतिक दशा और मृदा की रासायनिक दशा। रासायनिक दशा ये उर्वरता को प्रभावित करती है। ये प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। यह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकता से संबंधित नहीं है। मृदा की भौतिक दशा, जैसे मैंने आपको बताया, ताप है, वर्षण है, प्रकाश है, वायु है, ये प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से इसके उत्पादकता, क्योंकि यह उर्वरता को प्रभावित करेगा तो अल्टीमेटली उत्पादकता पर उसका असर तो होगा, लेकिन दिस इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग दी प्रोडक्टिविटी। चौथा, इसमें यातायात के साधनों का, बिक्री केंद्रों की दूरी का प्रभाव नहीं पड़ता है उर्वरकता पर, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका है यातायात के साधनों का, बिक्री केंद्र की दूरी का, उत्पादकता से सीधा संबंध है। खर्चा होगा तो सीधा संबंध है, और खर्चा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मृदा की उर्वरकता में कुछ आर्थिक नियम लागू होते हैं। मांग और पूर्ति, मूल्य वगैरह इससे संबंधित नहीं है। सॉरी, मैंने उर्वरकता बोल दी, वो उत्पादकता में है। आर्थिक नियम, मांग, क्वालिटी, ये इस उर्वरकता से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका सीधा संबंध है आर्थिक नियमों का, उत्पाद की मांग का, तथा गुणवत्ता। अच्छी गुणवत्ता वाली फसल है पैसा ज्यादा मिलेगा,
और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल नहीं, पैसा कम मिलेगा, उत्पादकता उसकी गिर जाएगी। गुणवत्ता का उत्पादकता से सीधा संबंध। ये मुख्य रूप से मृदा की उर्वरता, मृदा की उत्पादकता, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ इन दोनों में अंतर मैंने बताया आपको, और उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं। अब एक चीज जो मैं कल आपसे कह चुका था कि मृदा की कटाव, मृदा का कटाव या मृदा का अपरदन, ये किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करता है, ये हम नेक्स्ट टर्न में लेंगे। और आप यहां तक देख लीजिए, एज आई थिंक कि यदि आपने इसको ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो आपको मृदा की उर्वरता क्या है वो समझ में आ गया है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको जानकारी हो गई है। उसके बाद में आपको उत्पादकता का पता पड़ गया, दोनों में क्या अंतर है ये भी पता पड़ गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। बी स्टे एट होम, बी सेफ, कोरोना को भगाइए।